पहला विश्व युद्ध, जिसे द ग्रेट वॉर या महायुद्ध भी कहा जाता है, ये एक ऐसी तबाही थी जिसने सच में दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। पर सोचने वाली बात यह है कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ, कैसे एक छोटी सी चिंगारी ने पूरी दुनिया में आग लगा दी। चलिए आज इसी कहानी की परतों को खोलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी कीमत की, और ये कीमत इंसानी जानों में चुकाई गई थी। ये आंकड़ा देखिए, 2 करोड़, जी हां, लगभग 2 करोड़ सैनिक। सोचकर देखिए, ये संख्या इतनी बड़ी है कि उस वक्त के कई देशों की कुल आबादी भी इतनी नहीं थी। सब के सब इस महायुद्ध में मारे गए। और ये तो सिर्फ सैनिकों का आंकड़ा था। उनके अलावा 1 करोड़ से भी ज्यादा आम नागरिक थे। वो लोग जिनका जंग से सीधे तौर पर कोई लेना देना नहीं था, वो भी इस तबाही का शिकार बन गए। इससे पता चलता है कि ये जंग सिर्फ सरहदों या खाइयों तक ही सीमित नहीं थी। इतना ही नहीं, जब युद्ध खत्म हुआ तो दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। चार विशाल साम्राज्य जो सदियों से दुनिया पर राज कर रहे थे, जर्मन, रूसी, ओटोमन और ऑस्ट्रो हंगेरियन, वो सब ताश के पत्तों की तरह ढह गए और उनकी राख से एक बिल्कुल नई दुनिया ने जन्म लिया। तो सवाल फिर वही है, आखिर ये सब हुआ कैसे? कैसे बाल्कन का एक छोटा सा, एक लोकल झगड़ा देखते ही देखते एक ग्लोबल ट्रेजेडी बन गया, एक ऐसा विश्व युद्ध जिसने पूरी दुनिया को अपनी आग में झुलसा दिया। कहते हैं ना, किसी भी बड़ी आग के लिए एक चिंगारी ही काफी होती है। इस महायुद्ध की कहानी भी एक ऐसी ही चिंगारी से शुरू होती है। एक हत्या जिसने पहले से ही बारूद के ढेर पर बैठे यूरोप में आग लगा दी। ये घटना घटी थी साराजेवो में। तारीख थी 28 जून 1914। गैव्रिलो प्रिंसिप नाम का एक सर्बियाई राष्ट्रवादी, उसने ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य के होने वाले बादशाह आर्क ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की गोली मारकर हत्या कर दी। बस इसी एक घटना ने पूरे यूरोप की सियासत में भूचाल ला दिया। लेकिन जैसा कि हमने कहा, यह हत्या तो सिर्फ एक चिंगारी थी। असली कहानी तो उस बारूद के ढेर की है जो यूरोप में दशकों से जमा हो रहा था। और इस बारूद को समझने के लिए हमें 4 शब्दों को याद रखना होगा। MAIN। जी, MAIN मतलब M से मिलिटरिज्म यानी सैन्यवाद, A से अलायंसेस यानी गठबंधन, I से इंपीरियलिज्म मतलब साम्राज्यवाद, और N से नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद। ये वो 4 बड़ी वजहें थीं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं, और इन्होंने ही मिलकर युद्ध के लिए मैदान तैयार किया था। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रवाद की। उस जमाने में यूरोप में एक अजीब सी आक्रामक देशभक्ति की लहर चल रही थी। हर देश खुद को दूसरों से बेहतर साबित करना चाहता था। जर्मनी वेल्टपॉलिटिक मतलब दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने का सपना देख रहा था। वहीं दूसरी तरफ बाल्कन में पैन स्लाविज्म का आंदोलन चल रहा था, जो ऑस्ट्रिया हंगरी जैसे साम्राज्यों के लिए एक बड़ा खतरा था। फिर आता है साम्राज्यवाद, मतलब ज्यादा से ज्यादा जमीन और संसाधनों पर कब्जा करने की होड़। यूरोप की बड़ी बड़ी ताकतें अफ्रीका और एशिया में उपनिवेश बनाने के लिए एक दूसरे से लड़ रही थीं। मोरक्को संकट जैसी घटनाओं में तो जर्मनी और फ्रांस लगभग जंग के मुहाने पर आ खड़े हुए थे। माहौल इतना बिगड़ गया था कि जर्मनी को लगने लगा था कि अब तो मिलिट्री के दम पर ही बात बनेगी। और इसी सोच ने जन्म दिया सैन्यवाद को, यानी हथियारों की एक अंधी दौड़ को। हर देश अपनी फौज और अपने हथियारों को बढ़ा रहा था। खास तौर पर ब्रिटेन और जर्मनी के बीच तो अपनी नेवी को दुनिया में नंबर 1 बनाने की जबरदस्त होड़ लगी हुई थी। धीरे धीरे जंग को, समस्याओं को सुलझाने का एक नॉर्मल तरीका माना जाने लगा। ये टेबल देखिए, ये उस वक्त की नौसैनिक ताकत को दिखाता है। एक तरफ ट्रिपल एंटेंट जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस और रूस थे, और दूसरी तरफ ट्रिपल अलायंस जिसमें जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी थे। नंबर साफ दिखाते हैं कि ब्रिटेन की नेवी कितनी आगे थी, लेकिन जर्मनी भी तेजी से उसे चुनौती दे रहा था, और इसी वजह से समंदर में तनाव अपने चरम पर था। और ये चार्ट तो और भी चौंकाने वाला है। सिर्फ 10 साल के अंदर ऑस्ट्रिया हंगरी ने अपने नौसैनिक खर्च में 270% की बढ़ोतरी की। सोचिए, 270%। जर्मनी ने भी 131% की बढ़ोतरी की। मतलब साफ था, ये देश पूरी तरह से जंग की तैयारी में जुटे हुए थे। और MANI का आखिरी हिस्सा है गठबंधन, यानी अलायंसेस। इन सभी वजहों से पूरा यूरोप 2 दुश्मन खेमों में बंट गया था। एक तरफ था ट्रिपल अलायंस, जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी, और दूसरी तरफ ट्रिपल एंटेंट,
ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। सिस्टम ऐसा बन गया था कि अगर एक देश पर हमला होता तो उसके सारे दोस्त देश भी जंग में कूद पड़ते। बस एक डोमिनो के गिरने की देर थी। तो चलिए अब वापस आर्कड्यूक फर्डिनांड की हत्या पर लौटते हैं और देखते हैं कि कैसे इन गठबंधनों के जाल ने एक लोकल संकट को वर्ल्ड वॉर में बदल दिया। हत्या के बाद एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। जर्मनी ने ऑस्ट्रिया हंगरी को एक ब्लैंक चेक दे दिया। इसका मतलब था, तुम सर्बिया के खिलाफ जो करना चाहते हो करो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। इस एक वादे ने ऑस्ट्रिया हंगरी का हौसला बढ़ा दिया और जंग लगभग तय हो गई। और फिर डोमिनोज एक एक करके गिरने लगे। देखिए कितनी तेजी से सब कुछ हुआ। 28 जुलाई को ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर युद्ध का ऐलान किया। 30 जुलाई को सर्बिया को बचाने रूस आ गया। 1 अगस्त को जर्मनी ने रूस पर हमला कर दिया। 3 अगस्त को जर्मनी ने फ्रांस पर, और फिर जब जर्मनी ने बेल्जियम पर हमला किया तो 4 अगस्त को ब्रिटेन भी जंग में कूद पड़ा। बस कुछ ही दिनों में पूरा यूरोप जंग की आग में जल रहा था। ये एक ऐसा चेन रिएक्शन था जिसे कोई रोक ही नहीं पाया। तो अब सवाल उठता है कि इस तबाही का जिम्मेदार कौन था? 100 साल से भी ज्यादा हो गए हैं, लेकिन इतिहासकार आज भी इस सवाल पर बहस करते हैं। इसमें मोटे तौर पर 2 अलग-अलग राय हैं। एक थ्योरी कहती है कि इसकी पूरी जिम्मेदारी जर्मनी की थी, जिसने जानबूझकर पूरे यूरोप पर कब्जा करने के लिए ये जंग शुरू की। वहीं दूसरी थ्योरी मानती है कि ये किसी एक की गलती नहीं थी। ये एक तरह की कलेक्टिव फेलियर थी, मतलब सभी बड़े देश इसके लिए जिम्मेदार थे। उनकी आक्रामक नीतियां, उनके गठबंधन और उनकी डिप्लोमेसी, सब कुछ फेल हो गया था। चलिए अब ये देखते हैं कि इस महायुद्ध के बाद दुनिया पर इसका क्या और कितना लंबा असर पड़ा। सबसे पहले तो, जैसा हमने पहले देखा, 4 बड़े बड़े साम्राज्य खत्म हो गए, दुनिया के नक्शे से ही मिट गए। अमेरिका एक नई वर्ल्ड पावर बनकर उभरा। और सबसे जरूरी बात, युद्ध के बाद जर्मनी पर वर्साई की संधि थोपी गई, जिसकी शर्तें इतनी अपमानजनक थी कि उसी ने दूसरे विश्व युद्ध के बीज बो दिए। और अंत में ये एक जरूरी बात कि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, कब्रिस्तानों में भी लिखा जाता है। ये महायुद्ध इस बात का सबसे बड़ा और दुखद सबूत है कि जब डिप्लोमेसी फेल होती है, जब नेता गलत फैसले लेते हैं, तो उसकी कीमत करोड़ों आम लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है।